हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, एक तो ये आप थंबनेल में देखे ही होंगे। दूसरा यहाँ पे आपको अभी जो हमारे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनएचपीसी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आज ही इसको पीडीएफ के फॉर्म में बनाया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे उसको एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इस वीडियो को हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि किन सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। लास्ट के जो भी कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन बोलने का इन द सेंस है, 3 सप्ताह तो मान के चलिए आपके पास फिक्स है कि आपके पास है। 3 सप्ताह के बाद जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आप पैसे के मतलब क्या बोले, एश्योर नहीं हो सकते कि 3 सप्ताह के बाद आपको कितना दिन मिलेगा। क्योंकि 3 सप्ताह आपको मिलेगा ये तो मुझे ही पता है, और ये चीज़ आप भी मान चलिए कि मिनिमम 3 सप्ताह आपको मिलेगा। मैक्सिमम कितना दिन मिल रहा है तो आप उसको बोनस के रूप में काउंट कीजिए, जिस बात को मैंने अपने हर वीडियो में कवर किया है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये प्रीवियस जैसे हुआ वैसा इस बार भी हुए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और ये बात मैंने भी हर वीडियो में भी एक्सेप्ट किया है कि पिछली बार जिस तरह से फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड में हुआ था, उसी फास्ट फॉरवर्ड मोड में इस बार भी हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल वास्ता रखता हूँ। लेकिन चूंकि मैं इस प्रोफेशन में ऑलरेडी काम भी कर रहा हूँ तो रिक्वायरमेंट को मैं भी समझता हूँ, और काफ़ी लोगों की अभी रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश की जाएगी कि जितना प्रिपरेशन जो भी इस एग्ज़ाम को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा के जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाए, भर्ती कराया जाए। किसी भी कॉरपोरेशन का आमतौर पे, रेलवे की बात अगर छोड़ दें तो आमतौर पे किसी की भी कॉरपोरेशन का, खासकर पीएसयू का, किसी भी पीएसयू का आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है वहाँ प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो भी बातें बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा उसको एक्चुअल में आपको कवर करने की कोशिश करना है। तो 3 सप्ताह में, यानी आज 3 तारीख है तो आपको 20 से 22 तारीख तक के बीच में ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको कवर एक राउंड कम से कम कंप्लीट काफ़ी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपके पास जितना टाइम मिलता है, अगर एग्जाम डेट में एक्सटेंशन होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर जो ये इतना 3 सप्ताह में आप तैयारी करेंगे उसको आगे आप रिवाइज करते रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को खोल लेता हूँ और इसमें क्या है देखने को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्चुअल में 2022 में जो एग्जाम हुआ था और 23 में जो एग्जाम हुआ था, तो उस सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ताकि जब आप प्रिपरेशन स्टेज में है, अभी रिवीजन आप कर रहे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, ये एक आपका मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो एक आपका सही डायरेक्शन में होगा। मैंने यहाँ 2022 का लिखा हुआ है, 2023 का लिखा इसलिए नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट जो 2022 का सिलेबस, जिस क्वेश्चन का पैटर्न था, वेटेज था सब्जेक्ट वाइज, वही सेम चीज़ें 2023 में भी थी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि 2022 में जनरल इंजीनियरिंग से भी पूछा गया था, लेकिन 2023 में जनरल इंजीनियरिंग से नहीं पूछा गया। तो जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी चैप्टर का नाम लिखा है उसमें 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा आप ऐड करते चलेंगे, तो 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ उसी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने इन से बताऊंगा कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से फोकस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका नेटवर्क थ्योरी जो है, सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक। मुझे रेड थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं रेड यहाँ इंक ले लेता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं, देख सकते हैं 23 से 24 क्वेश्चन। और एक्चुअल में 2022 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो सेकेंड शिफ्ट में आपका 23 से 24 क्वेश्चन था, और फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे नेटवर्क थ्योरी से। नेटवर्क थ्योरी से यहाँ पे सिर्फ जो थ्योरम कुछ है उतना ही नहीं समझना है, टोटल बेसिक इलेक्ट्रिकल समझिए। नेटवर्क थ्योरी में यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी मोटा मोटी तौर पे बता दिया गया। इसमें टोटल बेसिक कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो सभी कवर हो जाएगा। सर्किट लॉ जो भी होता है वो कवर हो जाएगा, जो भी थ्योरम है आपको वो कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, जितनी भी चीज़ें वो टोटल इसमें कवर हो जाएंगी, जिसको मोटा मोटी एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी के रूप में इसको काउंट किया है। और इस सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं कि 23 से 24 क्वेश्चन शिफ्ट टू में, और 30 से 32 क्वेश्चन क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में था। यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये भी है कि अगर आप किसी भी प्रिपरेशन में उतर रहे हैं तो उसका बेसिक जो कोर है, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में उतर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 सब्जेक्ट जो ऊपर मोटा मोटी लिखा हुआ आप दिख रहा होगा, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। ये सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आ रहा है, बाकी दुनिया का आप कितना भी नॉलेज ले ले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये आप अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे। और वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम में भी आपको देखने को सेम टू सेम मिला है। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूँ तो देख सकते हैं शिफ्ट टू में आपका 23 से 24 क्वेश्चन यहाँ पे भी था, और यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में था 25 से 27 क्वेश्चन।
से यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा था, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन में उसके तुलना में थोड़ा कम है। और पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 21 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में और 19 से 21 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट ही मिला के आपका लगभग लगभग 30 और यहाँ 25 भी मान के चलते हैं, 30 20 50 और 25 75 140 में, यानी आपका लगभग लगभग मान के चलिए 60% क्वेश्चन अगर टेक्निकल का आउट ऑफ मतलब 140 क्वेश्चन का जो टेक्निकल होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि 60% क्वेश्चन आपका यही 3 सब्जेक्ट से देखने को मिल रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क थ्योरी से, इलेक्ट्रिकल मशीन से, पावर सिस्टम से, इन सब चीजों से आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसके कंसेप्ट को बार बार पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा सॉल्यूशन करने वाला है न्यूमेरिकल बहुत हार्ड आ जाते हैं, बहुत काफी सिंपल सिंपल कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि एक बार आप देखे उसको टिक करते हैं, लेकिन वही है कि आप उस थ्योरी पढ़ने के दौरान उस चीज पे फोकस कितना करते हैं ये मैटर करता है। तो इसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि यूज पब्लिकेशन का जो भी पीवाईक्यू का जो मैंने बात कहा है, ये जो 3 4 सब्जेक्ट ऊपर का रहेगा और यहाँ पे कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक बार बता दूं। जैसे मेजरमेंट से भी आप देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दोनों शिफ्ट में लगभग लगभग इतना ही इक्विवेलेंट था। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 60 यहाँ पे हो गया आपका, 30 20 50 और 25 75 और यहाँ पे 10 ही मान के चलते हैं, 75 10 50 या 10 95 95, यानी 140 65% के आसपास क्वेश्चन आपका इतना सब्जेक्ट है। जो आप रिवीजन करेंगे तो ये जो कोर सब्जेक्ट है इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो नेटवर्क थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, ये तो आपको आना ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन आना ही चाहिए, पावर सिस्टम आना ही चाहिए। मेजरमेंट में बहुत ज्यादा फोकस तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। उसमें कुछ ही चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे एनर्जी मीटर हो गया, पावर मेजरमेंट ऑफ पावर है, मेजरमेंट ऑफ पावर से रिलेटेड लैगिंग पावर फैक्टर पे को मेजर करना हो, लीडिंग पावर फैक्टर को मेजर मेजर करना हो, या जीरो पावर फैक्टर को मेजर करना हो, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला वहाँ पे ड्राइव करते हैं हम लोग, और वो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो उन सभी फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे। एम आई इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड वो कंपैरिजन जो चार्ट होता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू का जो होता है उन सब चीज़ों को देख लेंगे। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट में कंसेप्ट तो है ही, लेकिन कंसेप्ट से ज़्यादा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि आपको रटना पड़ेगा, तो वहाँ पे रटने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ें यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ में है। यहाँ कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो इसको भी जो यूथ पब्लिकेशन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा अगर उस पूरा को रट पाए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रटने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछला बार तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पैटर्न एक लहर चलता है। जैसे इस बार आरआरबी से जो सीबीटी 2 हुआ था उसमें देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। पिछला बार माना कि एनएचपीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इस बार आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से देखने को मिलेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें हैं आप सभी अच्छे से जानते होंगे। एक तो डायोड, डायोड टाइप्स ऑफ डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड है, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, टाइप्स ऑफ एफईटी जो भी है, इन सब चीजों को, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इनके प्रॉपर्टीज, सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए, जर्मेनियम का प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, ये सभी चीजें आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बन जाएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आते हैं तो आपको पता होगा, क्लिपर हो गया, क्लैंपर हो गया, इसके अलावा रेक्टिफायर हो गया, ये सब चीजें आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे। और प्रीवियस ईयर जो हुआ था एग्जाम 2022 में और 23 में, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी देखने को मिले थे। और ये सब सब्जेक्ट आपको फोकस करना है, ध्यान रखेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग टोटली आपको रटने वाला चीज है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको रट लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। एसएससी जेई में भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, रटने वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इस चीज को भी आप रट लेंगे। लेकिन वेटेज वाइज आपको फोकस कहाँ पे करना है ये आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते चलिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के, परमेबिलिटी हो गया, ससेप्टेबिलिटी हो गया, इसके अलावा मतलब इन सब चीज़ों से रिलेक्टेंस हो गया, फार्मूला इसका वो पूछ सकता है आपका, उसका यूनिट पूछ सकता है, इन सभी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मतलब 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और एक किसी भी एग्जाम में आजकल ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैग्नेटिज्म का जो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म एक भास्ट सब्जेक्ट है, वो भी काफी इसमें थ्योरी मतलब कवर करेंगे तो काफी बड़ा सिलेबस है, लेकिन उतना चीजें नहीं पढ़ना है। जो आपको डिप्लोमा में बेसिक जो जो चीजें पढ़नी थी, और या फिर इसके सिलेबस में जो एनएचपीसी की दी गई है, उतना ही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कवर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये रहा आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं मेन जो आप फोकस करने की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये सब चीजों इस मेजरमेंट को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। तीन सब्जेक्ट को तो घोल के पी जाना है। किताब को फाड़ना है, पानी में घोलना है, चीनी मिलाना है, नींबू गाड़ना है और उसको पी जाना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घोल के पीने का मतलब है जितना भी टाइप मिले एक शॉर्ट नोट्स लेके घूमते रहना है। मान लेते कहीं घूमने भी जा रहे हैं, एक क्वेश्चन देखे उसमें कुछ डाटा वाला फेंक दे, फिर टहल रहे हैं उसको दिमाग में बैठा रहे हैं, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए आंख बंद करके, जो जो चीजें आप पढ़े हैं उन सब चीजों को विजुअलाइज कीजिए, उन सभी चीजों को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से क्या होता है कि आपको दिमाग में चीजें बैठनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट जो है आपको घोल के पी जाना है बिल्कुल यहाँ पे। बाकी मेजरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए भी, तो यहाँ पे एनएचपीसी जेई के लिए भी तो मेजरमेंट को भी समय देना है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी समय देना है। और यहाँ पे अलग से पीछे प्रीवियस से भी तो नहीं पूछा गया, तो मैं इस बार लेकिन बता रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप काफी अच्छे से कवर करके जाएंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस से कम क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बार मेरा अनुमान है कि इसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम ट्रेंडिंग में देखेंगे, अभी जो भी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका रीजन तो एक है कि अभी सेमीकंडक्टर इंडिया में काफी फेमस एक वर्ड चल रहा है। इंडिया भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर है, तो इस क्षेत्र में लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका हम आप चर्चा करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। तो इसलिए इन चीज सब चीजों पे फोकस डालने के लिए एग्जाम के थ्रू आपको फोकस कराया जाता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ फोकस करना है, कितना फोकस करना है, वो मैंने बता दिया। यूज से अगर प्रैक्टिस करें तो सभी चैप्टर को आपको टच नहीं करना है, मैंने बार बार बताया है। क्यों टच नहीं करना है मैंने बताया, जैसे उसमें आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग तो है उसको करना है, माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी कुछ चैप्टर है जो कि आपके एनएचपीसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो उन सब चैप्टर को अभी के लिए बिल्कुल आपको टच भी नहीं करना है। एस्काडा वगैरह उसमें पढ़ना है, तो वो सब चीजें एनएचपीसी जेई एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो उन सब चीजों को वहाँ पे अभी मतलब जब तक एनएचपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उन सब चीजों के चैप्टर को टच नहीं करना है। जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन है मेरे स्क्रीन पे या फिर आपके एनएचपीसी के सिलेबस में, उन सभी चैप्टर को ही फोकस करना है। और उसमें से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन किसमें से ज्यादा बढ़ा देना है प्रैक्टिस के दौरान, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क थ्योरी में बढ़ा देना है, इलेक्ट्रिकल मशीन में बढ़ा देना है, पावर सिस्टम में बढ़ा देना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा देना है, मेजरमेंट में बढ़ा देना है। इन सब चीजों में प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देना है। और एक और चीज यहाँ फोकस करें, क्योंकि 2022 का एग्जाम था उसमें जनरल इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट आए हुए थे, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। हालांकि 2023 में एक क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए मैंने 2023 में नहीं दे डाला है। सेंसर से 4 क्वेश्चन आए थे, हालांकि मेजरमेंट में ही थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो सेंसर आप लोग पढ़ रहे होंगे। सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, ये सब चीजें आपको पढ़ने होते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, पावर इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को नहीं मिले थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फोकस करना है नहीं करना है, तो मेरा मानना है कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन जो भी चीज़ें सिलेबस में इंजीनियरिंग वाले मेंशन है उन सब चीज़ों को एक नज़र अपने आंखों के सामने से गुजार लेना है। अब आप सभी का बहुत सारे जितने भी लाइव वीडियोज में मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे नॉन टेक की तैयारी कैसे करें, नॉन टेक की तैयारी कैसे करें, आप सभी पूछते रहते हैं। तो यहाँ बता सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एनएचपीसी जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। उसमें से आपको 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेम चीज़ यहाँ पे था, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 2023 में। करंट अफेयर्स, ये मतलब करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जीके या जनरल अवेयरनेस फैक्चुअल चीजें जो रटने वाली चीजें होती हैं, वो चीजें यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहाँ पे लगभग लगभग इतना ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। अब इन चीजों को कवर कहाँ से करें, मैं फिर से बोलूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन को देखिए, इस पब्लिकेशन का आरआरबी या एसएससी किसी का भी एक जनरल साइंस का बुक लीजिए। केमिस्ट्री फिजिक्स को आप चाहे तो 3 से 4 दिन देखें,
3 घंटे 4 घंटे का समय देते हैं, तो एक बार में उसको रटना बिल्कुल नहीं, एक बार क्वेश्चन पर उसका सोल्यूशन पढ़े, आ रहा है फिर भी, नहीं आ रहा है फिर भी, नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा फोकस कर लेंगे, कुछ पॉइंट लगेगा तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, इस तरह करके एक बार में समाप्त कर लीजिए। उसके बाद दोबारा में जो जो चीजें अंडरलाइन की हैं, जो आपको लग रहा है कि दिमाग से निकल गई, उन सब चीजों को आप क्या करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। इस तरीके से करके आप जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री को स्पेशली कवर कर लेंगे। बायोलॉजी में है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस के बैकग्राउंड के अगर बच्चे 12th में अगर बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, तो चूंकि आपका गैपिंग काफी दिन हो जाता है, तो बायोलॉजी में हो सकता है थोड़ा समय लगे, तो बायोलॉजी को समय थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा घंटा करके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। जनरल अवेयरनेस में इतना सारा सिलेबस है, उसको कभी भी किसी के द्वारा कवर मेरे ख्याल है कि नहीं होता है। इसी कारण से कि जो जिस भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, उसका कट ऑफ देखेंगे तो आपका एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा भी जैसे बीपीएससी हो गया, आईपीएससी या स्टेट पीसीएस होता है, उसमें पूछा क्या जाता है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर ऑफ ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका कट ऑफ देखेंगे तो 50% से भी कम जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार सभी से नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अगर एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आपको किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, जनरल इंजीनियरिंग के, सॉरी, जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, ताकि आप कम समय देके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर पाए। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख के लाया है, लाया हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। एक तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आगे यहाँ पे लिखा हूँ, कहीं मैं बता दूंगा। एक तो इम्पोर्टेंट डांस जो भी इंडिया के हैं, वो सब आपको अलग अलग फॉर्म के हैं, जो भी कल्चरल डांस है, उन सभी का फॉर्म्स याद रखना है आपको। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस डांस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहे, वो आपको याद करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हो गया, इंडिया और अमेरिका के बीच हो गया, इंडिया और जापान के बीच हो गया, अभी जितने सारे एक्सरसाइजेज हुए हैं इंडिया का किसी भी देश के साथ, वो सभी एक्सरसाइज आपको याद रखना है। और इंडिया का ही नहीं, एक चीज और फोकस करेंगे आजकल देखने को मिलेगा, अगर पाकिस्तान का कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अमेरिका के साथ हो रहा है या फिर चाइना के साथ हो रहा है, जो कि इंडियन मीडिया में भी वो सुर्खियां बटोरी हुई है, तो उसको भी एक नजर फोकस में जरूर ले लेना है। रसिया का जैसे अभी कुछ कौन सा एग्जाम होता है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वहाँ पे देख सकते हैं रसिया का किसी रसिया में कौन सा एक्सरसाइज होता है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसलिए ये सब चीजें अभी के एग्जाम के ट्रेंड में आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। अभी भी प्रेजेंटली किन्हीं को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, खेल से रिलेटेड हो गया, भारत रत्न का हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, इन सब चीजों का जो भी अवार्ड मिले उन सभी को एक बार याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, संविधान के आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लेना है, पार्ट्स जो है उसको याद कर लेना है। प्रियम्बल को आपको तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल में से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ वर्ड देखने को मिल जाते हैं। उसको अरेंज करने को दे सकता है कि इसको अरेंज कर दीजिए, अरेंज कीजिए जैसे कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है, या किस अमेंडमेंट के थ्रू किसी वर्ड को अगर जोड़ा गया है, उसमें से हटाया गया है, तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उसमें जो भी हुए हैं वो सभी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इन सभी चीजों से देखने को मिलते हैं। रिवर्स सिस्टम आपको याद होनी ही चाहिए। अब ये देखो, मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। इंडिया का मैप होने का मतलब क्या है, कौन से स्टेट का पोजीशन कहाँ पे है, कौन से स्टेट का किस स्टेट के साथ सीमा लगता है, कौन सा स्टेट है जिसका इंटरनेशनल सीमा है, और या भारत का कितने देशों के साथ सीमा साझा होता है, कितने देशों के साथ जल के थ्रू सीमा साझा होता है, कितने देशों के साथ मरुस्थल के थ्रू मतलब जमीन के थ्रू सीमा साझा होता है, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने ऐसे मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और ये सब क्वेश्चन आजकल के एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये दिमाग में रख के इस तरीके से पढ़ेंगे। सेंसस एक्चुअल में 2021-22 में होना चाहिए था, जो कि अभी तक हुआ नहीं। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 2011 के सेंसस से ही, तो 2011 के सेंसस को भी एक बार एक नज़र जरूर देखेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, दूसरे, हालांकि सबसे ज़्यादा कम वाला तो पूछा ही जा चुका है, सेकेंड और थर्ड नंबर तक के भी जो भी है जेंडर से, जेंडर रेशियो हो गया या फिर साक्षरता की बात करें, तो सेकेंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, वहां तक की चीज़ों को एक बार देख लेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस हो गया, इस तरीके से जो भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उसको भी रखना, जो उसमें फर्स्ट नंबर पर स्थान पर कौन सा कंट्री आया है और इंडिया का पोजीशन क्या है, साथ ही साथ पाकिस्तान का पोजीशन क्या है, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे, और अमेरिका का पोजीशन क्या है, इस तरीके से तो इतना से आपका काम बन जाएगा। जीडीपी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इंडिया का करंट जीडीपी कितना है,
कितना रेट से है, अनुमानित आरबीआई का कितना अनुमानित रेट से बढ़ने का है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई अगर साइंटिस्ट साइंटिस्ट एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट अगर कोई तर्क दिए हुए हैं तो वो सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 5 ईयर प्लान्स आपको याद होने चाहिए, हालांकि 5 ईयर प्लान जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए, किनके शासन काल में आया था, यानी जब ये जो 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट था वो कौन से उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन थी, ये सभी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसको कब से 5 ईयर प्लान को हटा दिया गया, इसके आधार पर जो नीति आयोग आया वो कब से आया, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यानी एक्चुअल में यहाँ पे नीति आयोग भी आपको एक बार पढ़ लेना है, नीति आयोग। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जो टर्म है ये चीज़ें होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो करंट वैल्यू आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको भी पता है। एज ए मतलब एग्जाम प्रिपरेशन में, बाकी एक बार एग्जाम निकल जाए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जॉब फाइनली ज्वाइन कर ले, आराम से हिस्ट्री पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो बात करें जब से अंग्रेज का शासन आया, कहने का मतलब उसके बाद, उससे पहले जो था आपका मुगल काल के बाद वाले हिस्ट्री को वहां से एक बार उन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसको पढ़ने के लिए या तो आपका पास लूसेंट है तो वहां से आप थ्योरी कवर कर ले, लूसेंट नहीं है तो उसका लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है वो भी नहीं है, या तो वहां से फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जो कि चैप्टर वाइज दिया रहता है कि चैप्टर से क्वेश्चन है, गांधी युग से क्वेश्चन है, ये सब चीजें ना। तो फिर आपके पास अगर यूथ का एसएससी जेई का या फिर एक आईईएस मास्टर का भी एसएससी जेई का होता है, आईईएस मास्टर का एसएससी जेई का, तो वहां पे जो भी आपके दिए गए हैं क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें जो सॉल्यूशन दिए गए उसको भी आप पढ़ लेंगे। तो इतना करने से आप मान के चलिए आपके 30 में आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप 30 में से ला पा रहे हैं और उधर टेक्निकल में 140 में से 120 भी ला लेते हैं, तो 120 अगर टेक्निकल में 140 में से लाने का कोशिश करना ही है। टेक्निकल में आपको जीके जीएस में हमें ज़्यादा नहीं मानना हो, तो इसमें से 20 तक कोशिश करना है लाने का, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको 15 नंबर आते हैं और रीजनिंग 30 में से 30 ही लाना है आपको, लेकिन मान लेते खराब से खराब कंडीशन होता है तो 28-29 लाना है, लेकिन सपोज करते हैं मैंने 25 माना है, तो 25 और 15 यहाँ से देख सकते हैं, 25 15 40 और 120, यानी टोटल आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करके चलेंगे, टोटल आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, यानी टेक्निकल में आपका जो टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 140 जो है 120 प्लस का होना चाहिए। नॉन टेक में अगर बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 28 का। और बात करें जीके जीएस, इसको मैं जनरल अवेयरनेस एक ही साथ लिख देता हूँ, इसमें जो 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको टारगेट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं वैसा ही बात बोला हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन है, तो 15 क्वेश्चन, अब थोड़ा सा भी मैंने जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसको अगर कवर कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर यहाँ पे आराम से आ जाएगा। और इन सभी को जब अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल 163 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इतना नंबर अगर आप ला पा रहे हैं तो कोई नहीं है जो आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने से रोक सकते हैं, बशर्ते कि इतना नंबर लाने के लिए जितना इजीली वीडियो देख के आपको लग रहा है उतना इजी भी नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि आप सोच के छोड़ दे कि यार इतना ज़्यादा है, इतना सिलेबस कैसे पढ़ पाऊंगा, तो उतना मुश्किल भी नहीं है कि आराम से मैं सोचते सोचते मतलब रह जाए, टाइम बर्बाद हो जाए, आप कर भी नहीं पाए। उतना इजी भी नहीं है कि ख्याल में ही अच्छा है तो 5 दिन बचेगा तो मैं उतना दिन में कर लूंगा, तो नहीं। अभी से आप जी जान लगा के युद्ध स्तर पे लग जाइए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे करते हैं ना, जब तक अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करते वापस नहीं आते, उस युद्ध स्तर पे आप लग जाइए, चीजें कवर होंगी, आपका भी रिजल्ट आएगा। ये एग्जाम हो सकता है इसमें आप मेहनत करें, ये एग्जाम नहीं निकले आपका इससे जस्ट जुड़ा हो सकता है, आपका एस इस में जो मेहनत के रहेंगे उसके आधार पर आपका एस जेई का हो सकता है निकल जाए, आरआरबी आने वाला वो निकल जाए, हो सकता है आईयूसीएल का निकल जाए। तो कहने का मतलब आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बार आप मेहनत कर लेते हैं तो दोबारा चीजें सिर्फ रिविजन करने के लिए होती है। रिवीजन आपको भी पता है, एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप चीज़ें आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं और रिवीजन करने लायक अभी नहीं बने हुए। रिवीजन का मतलब होता है एक सब्जेक्ट एक दिन में आपको आराम से हो जाना चाहिए। एक दिन का मतलब ये भी नहीं कि 12 घंटा बैठ के, एक दिन में मतलब 4 से 5 घंटा समय दे तो एक सब्जेक्ट को रिवीजन आराम से कर ले। किसी भी मशीन का बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीन 5 घंटे में आपको रिवीजन हो जाना चाहिए। नेटवर्क से भी 4 से 5 घंटे में टोटल
जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपका रिवीजन हो जा रहा है। पहुंच सिस्टम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक 5 घंटे में रिवीजन हो जा रहा है। इसका मतलब आप अच्छे से पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे और लास्ट स्टेज जो भी टाइम बचा हुआ है तो उसमें जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई है इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बताया तो आप किसी और तरीके को फॉलो कर रहे हैं और मेरे बताते हैं उस तरीके से इस तरीके को शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी अदर तरीके को फॉलो कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर ठीक आ रहे हैं, अगर आउट ऑफ 200 आपके 130-135 प्लस आ रहे हैं, तो मैंने जो बताया है उसमें आपके अपने तरीके में कोशिश करना है, इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करके ताकि वो नंबर बढ़ाया जा सके। अगर आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी आप 150 प्लस 160 प्लस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं नंबर, तो आप इस तरीके को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने तरीके को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि तरीका जैसे बदलेंगे तो हो सकता है आपका जो भी स्टडी का है, क्योंकि एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, तो फिर आपको लगेगा दूसरे का तरीका है, इसके अकॉर्डिंग माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगा और शायद मेरा मानना है कि आपका नंबर कम जाएगा। तो अगर 150 40 भी अगर प्लस ला पा रहे हैं अपने तरीके से पढ़ के तो आप अपने तरीके को फॉलो करें। लेकिन अगर आप 100 भी नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो फिर मैंने जो बताया इस तरीके से एक बार करके देखिए और मॉक टेस्ट वीकली लगाते रहिए। फिर वीकली के एक्चुअल में डेली बेसिस पे लगाते रहिए, वीकली बेसिस पे उसको एनालाइज कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए कि आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको एक सप्ताह भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मैं शायद बोलते बोलते कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ, तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ और आज नेक्स्ट लाइव हम लोग फिर संडे को आएंगे और संडे को छुट्टी भी रहता है जैसा कि आपको भी पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ बुक वगैरह का रेफरेंस है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर करने जा रहा हूँ, अभी जस्ट इस वीडियो के एंड में। कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो का आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ पे हाय हेलो लिख के अपना नाम लिख देंगे तो मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दूसरा तरीका है, आप मेरे यूट्यूब पे पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्कैनर मिलेगा, वहाँ से आप स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू कि आप लोग लाइव इतने देर तक वीडियो को देखें।